शिक्षण सगळं त्या ठिकाणी चालू होतं, कार्यरत होतं. फक्त PhDच्या साठी त्या ठिकाणी आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारचं संशोधन केंद्र नव्हतं. परंतु मागच्या 4 वर्षाखाली आपण पहिलं रिसर्च सेंटर चालू केलं ते हिंदी विषयाचं. मला वाटतं त्यावेळेस सुरुवातीला आपल्याकडे इंगळे सर त्या ठिकाणी होते, नंतर नागरगोजे सर आणि आता तीच धुरा हिंदी विभागाचे डॉक्टर क्षीरसागर सर सांभाळतात. तदनंतर आपण त्या ठिकाणी 3 विषयाचं त्या ठिकाणी रिसर्च सेंटरही चालू केलेलं आहे. इकॉनॉमिक्स, कॉमर्स आणि इतिहास अशी 4 विषयाचं संशोधन केंद्र आपल्या महाविद्यालयामध्ये कार्यरत आहे. आणि त्याच्यामध्ये सिनियरिटीनं सिनियर असलेलं डिपार्टमेंट म्हणजे आपलं हिंदी विभाग. त्या हिंदी विभागाचा पहिल्या कॅन्डिडेटचा प्री वायवा झाला, आता दुसऱ्या कॅन्डिडेटचा आता 26 ऑक्टोबरला त्या ठिकाणी आज होतोय. आणि दोन्ही कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं लवकरात लवकर त्यांचा फायनल थेसिस सबमिट करून त्याचा फायनल वायवा याच महाविद्यालयामध्ये कसं आपल्याला घेता येईल विद्यापीठाच्या परमिशननं त्याचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी नक्कीच करणार आहोत. परंतु विद्यापीठानं जो काही आपल्या रिसर्च सेंटरवरती विश्वास दाखवलेला आहे त्याला पात्र राहून दर्जेदार संशोधन हे चांगल्या पद्धतीनं आपल्या महाविद्यालयातून त्या ठिकाणी छात्राकडनं किंवा त्या रिसर्च स्कॉलरकडनं व्हावं ही अपेक्षा आहे. आणि त्या अनुषंगानं आजचा हा जो काही त्या ठिकाणी प्री वायवा होतोय त्याच्यामध्ये आपण जे काही त्या विषयाशी संबंधित त्या ठिकाणी तुम्हाला ज्या काही शंका असतील तर त्या तुम्ही लगेच त्या ठिकाणी ज्याला आपण काय म्हणतो डिबेटच्या स्वरूपात क्वेश्चन ॲन्सरच्या स्वरूपात त्या ठिकाणी चर्चा करून म्हणजे फक्त वन वेज थेसिस प्रमाणे सेनॉप्सिस प्रमाणे रिसर्च स्कॉलरनं त्या ठिकाणी आपलं म्हणणं मांडलं आणि ते फक्त आपण ऐकून वन वे घेतलं असं होऊ नये. त्याच्यामध्ये त्या विषयाच्या अनुषंगानं जसं आता मी परमिशन घेऊन बोलतोय मराठीमध्ये तसं तुम्हाला जरी हिंदीचे तुम्ही विद्यार्थी आहेत सगळे तुम्ही सगळ्यांनी जरी त्या पद्धतीनं हिंदीमध्ये जरी बोललं तरी चालेल, नाही तरी मराठीतून त्या ठिकाणी संदेश त्या ठिकाणी कम्युनिकेशन केलं तरी चालेल. परंतु वन वे न होऊ देता त्यांना त्या विषयाच्या संदर्भात जे काही असेल ते तुम्ही त्या ठिकाणी विचारून त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी हा प्री वायवा त्या ठिकाणी यशस्वी करावा अशा प्रकारचं आव्हान या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना करतो. आपल्या महाविद्यालयामध्ये सर आमच्या महाविद्यालयामध्ये आजची परिस्थिती बघितली तर जवळजवळ 90% स्टाफ हा रिसर्च स्कॉलर PhD आहे. त्याच्यामुळे सगळे सायन्समध्ये 100% त्या ठिकाणी रिसर्च म्हणजे PhD झालेले आहे. आणि आर्ट्स कॉमर्समध्ये आणखी काही जे आता काही पाईपलाईनमध्ये आहे ते सुद्धा होतील. आणि 100% माझा स्टाफ कसा रिसर्च ओरिएंटेड होईल म्हणजे आपल्याला रिसर्च सेंटर आपण चालवतो म्हटल्यानंतर आपल्याकडला स्टाफ सगळा रिसर्चमध्ये कसा त्या ठिकाणी संपूर्ण परिपूर्ण होईल याची काळजी आम्ही घेतोय. त्या पद्धतीनं माझे सगळे सहकारी प्रयत्न करत आहेत. आणि त्याच्यात भर आता विद्यार्थ्यासाठी सुद्धा आपण हे रिसर्च सेंटर चालू करू. काही विद्यार्थी आता तृप्ती सोनवणे काय तुझं नाव तृप्ती सोनवणे आपल्याच महाविद्यालयाची विद्यार्थी इथूनच तिचं BA हिंदी आणि MA हिंदी इथूनच झालेलं आहे. आणि रिसर्चमध्ये सुद्धा तर तिनं पुढे घेतलेली आहे. नक्कीच तिला संधी भविष्यात या संस्थेमध्ये कशी देता येईल याचा प्रयत्न मी नक्कीच करेन. परंतु त्यासाठी मात्र जे काही क्वालिफिकेशन लागतं ते क्वालिफिकेशन तिनं चांगल्या पद्धतीनं पूर्ण करावं. म्हणजे फक्त नोकरीसाठी PhD करायची हे ध्येय न ठेवता त्याच्यातून काहीतरी समाजाला त्या रिसर्चमधून मिळालं पाहिजे अशा प्रकारचं संशोधन करून त्या पद्धतीनं आपला थेसिस त्यांनी पूर्ण करावा. त्यासाठी त्यांना मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि त्याचे गाईड आहेत साकोळे सर हे सुद्धा एक चांगले तज्ज्ञ आहेत त्या विषयामधले. कारण त्यांच्या कशी कम्युनिकेशन किंवा बोलताना सुद्धा सहजासहजी माझ्या केबिनमध्ये कुठेही बोलवलो तर ते हिंदीशिवाय बोलत म्हणजे मी मराठीत बोलतो ते हिंदी. म्हणजे हिंदीचा खरा शिक्षक खरा मार्गदर्शक कसं असावं त्याचं एक उदाहरण म्हणजे आपल्या सापडे सर. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये ज्याचं सहकार्य खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी या महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी म्हणून त्या ठिकाणी असतं तो आमचा व्हायचं. तो महाजन कॉलेजला जरी असला तरी माझं कॉलेज म्हणून या दृष्टीनं कधीही हिंदी डिपार्टमेंटचं काम असू दे किंवा महाविद्यालयाचं NAAC संदर्भातलं असू दे किंवा इतर कुठंही असू दे तिथं अगदी
नेतृत्व घेऊन त्या ठिकाणी उभा राहून त्या ठिकाणी महादलिय माझं कशा पद्धतीनं हे समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीनं प्रदर्शित झालं पाहिजे याच्यासाठी सारखा झटणारा असा हा विद्यार्थी आहे. तर त्याचंही सहकार्य या डिपार्टमेंटला चांगल्या पद्धतीने लागतंय. या सगळ्याचा उहापोह म्हणून त्या ठिकाणी चांगलं रिसर्च सेंटर आपल्या महाविद्यालयाचं विद्यापीठ कार्यक्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी नावारूपाला यावं, त्या पद्धतीनं ते प्रसिद्धीला यावं. आता क्वालिटीच्या बाबतीमध्ये आपलं कॉलेज हे विद्यापीठामध्ये क्वालिटी कॉलेज म्हणूनच गणलं जातं. कारण इथं जर प्रवेश घ्यायचा झाला तर कॉपीमुक्त परीक्षेला सामोरं जाण्याच्या तयारीनंच प्रवेश घ्यावा लागतो. त्या पद्धतीने माझे सगळे विद्यार्थी प्रवेशित होतात. आणि एक अगदी अभिमानानं सांगायला मला तुम्हाला आवडेल की आपल्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात सलग 3 वेळेस आदर्श परीक्षा केंद्र म्हणून पारितोषिक मिळवणारे म्हणजे क्वालिटीच्या बाबतीत कुठंच कॉम्प्रोमाइज आपण करत नाही. एखाद्या वेळेस आम्हाला त्या ठिकाणी काही पारितोषिक नाही मिळालं तरी चालेल, परंतु आमची क्वालिटी आम्ही टिकवणार. आणि त्या पद्धतीनं टिकवलेली क्वालिटी आपली कायम राहते. आणि त्या पद्धतीनं इथून पुढे रिसर्च सेंटरसुद्धा त्या क्वालिटीचंच निर्माण व्हावं, या महाविद्यालयाच्या नावाला साजेसच त्या ठिकाणी त्या रिसर्च सेंटरचे कामकाज चालावं एवढीच अपेक्षा निमित्तानं करतो. आणि आजचे जे रिसर्च स्कॉलर आहेत आणि त्याचे गाईड आहेत त्या सगळ्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करू. मी सगळ्यांचं पुन्हा एकदा या महाविद्यालयामध्ये स्वागत करू. या ठिकाणी शोध छात्रा सुश्री तृप्ति सुरेश सोनवने जी जो अपना वक्तव्य दे रही हैं, उस वक्तव्य को आप ध्यान से सुने. खास करके जो इस समय अनुसंधान करने की ओर अग्रसर होने वाले नए छात्र हैं, अनुसंधान किस प्रकार होना चाहिए, अनुसंधान के स्तर कैसे होते हैं, अनुसंधान के चरण कैसे होते हैं, किस प्रकार से अध्ययन करना पड़ता है, किस प्रकार से अनुसंधान के लिए नोट्स निकालने पड़ते हैं, किस प्रकार से उसका एक विशिष्ट प्रारूप ढांचा बनाना पड़ता है, इन सब का स्त्री विमर्श. स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श. 7वें दशक के हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श. 8वें दशक के हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श. 9वें दशक के हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श. अंतिम दशक के हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श. तृतीय अध्याय में स्त्री के विविध रूपों से तात्पर्य, व्यक्ति, समाज और साहित्य का परस्पर संबंध, स्त्री का नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप, नर नारी, व्यक्तित्व विकास की अवधारणा, परिवार की परिकल्पना का आधार स्त्री, परिवार का स्वरूप, भारतीय परिवार में स्त्री के रूप, परिवारेतर स्त्री के रूप. चतुर्थ अध्याय में 21वीं सदी के हिंदी कहानी में सामाजिक स्त्री विमर्श, परिवार, संयुक्त परिवार, दाम्पत्य संबंधों में बिखराव, विवाह, अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह. पंचम अध्याय में 21वीं सदी के हिंदी कहानी में आर्थिक विमर्श, आर्थिक पोषण की समस्या, आर्थिक शोषण की समस्या, पराधीनता की समस्या, समानाधिकार की समस्या, शैक्षणिक समस्या, कामकाजी महिलाओं की समस्या. आखिरी और षष्ठम अध्याय 21वीं सदी के हिंदी कहानी में स्त्री विमर्श के बदलते आयाम, वैश्वीकरण और स्त्री, दलित स्त्री विमर्श, राजनैतिक स्त्री विमर्श, वृद्धावस्था स्त्री विमर्श, सांस्कृतिक स्त्री विमर्श और धार्मिक स्त्री विमर्श. अब मेरे विषय के बारे में प्रस्तुत करूंगी. स्त्री को केंद्र में रखकर हिंदी कथा साहित्य का अन्वेषण करने पर जो तथ्य उभर कर आते हैं, उनके अनुसार प्रेमचंद युग के आते आते समाज सुधारकों द्वारा सती प्रथा बंद कराने एवं विधवा विवाह को मान्यता दिए जाने के कारण उस समय के कथा साहित्य में भी परिवर्तन परिलक्षित होने लगा. स्त्री को एक वस्तु नहीं, मानवी के रूप में चित्रित किया जाने लगा. इससे पूर्व प्रारंभिक दौर के कथाकारों एवं उपन्यासकारों ने उस समय की सामाजिक स्थितियों के अनुसार पत्नी को पति की सहचारी न मानकर, जन्म जन्मांतर का बंधन मानकर, नारी को पति परायणा त्यागमयी दर्शाते हुए विधवा विवाह को नकारा. उसे जीवन भर घुटन भरा यातनामय एकाकी जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया. वस्तुतः गृहस्थी का रथ स्त्री और पुरुष इन दो पहियों पर समान रूप से अवलंबित है. इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के विभिन्न अनिवार्य अंग है. स्वस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार और आदर्श समाज की आधारशिला इन्हीं दो अंगों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होती है. संबंधों का तनाव ही समस्त समस्याओं का मूल है. बात की तह में जाए तो इस स्थिति का कारण है समस्त नैतिकता, आदर्शवाद एवं दैनिक अनिवार्य घरेलू उत्तरदायित्वों का अकेले महिलाओं के कंधों पर लादा जाना, पुरुष गृहस्थी के झंझटों से स्वयं को मुक्त कर
स्वतंत्र होता गया, नारी श्रृंखलाओं में बंधती गई, रथ के दोनों पहिए असंतुलित होकर समस्याओं से ग्रस्त रहने लगे। जो नैतिक कार्य उस युग में पुरुष के लिए मान्य थे वह नारी के लिए वर्जित है। दाम्पत्य जीवन की नींव है पारस्परिक सहयोग एवं सहचार्य, किंतु इन आवश्यक तत्वों को प्रेमचंद युग में पुरुष के लिए मान्य थे, वह नारी के लिए वर्जित थे। दाम्पत्य जीवन की नींव है पारस्परिक शोध पद्धति। 21वीं सदी में हिंदी कहानियों में स्त्री लेखिकाओं का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने स्त्रियों की समस्याओं को उजागर करने का कार्य अपने लेखन के माध्यम से किया है। इसी कारण इसकी शोध पद्धति के लिए विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक पद्धतियों का अनुकरण किया है। कहानियों के बारे में बड़ी शोध किया है। प्रेम विवाह के संदर्भ में है। शह और मान कहानी में सुजाता और तेज, यह दो नाम के पात्र हैं। सुजाता और तेज जो है उनका आपस में प्रेम संबंध हो जाते हैं। इनका प्रेम बहुत गहराई में चला जाता है। उसी दौर पर तेज जो है विदेश चला जाता है नौकरी करने के लिए या सेटल होने के लिए। उसके बाद विदेश जाकर वह वहीं बस जाता है, वो वापिस यहाँ पे नहीं आता। तो सुजाता वो दुख में मतलब वो विरह उसको सहन नहीं होता और उनकी प्रेम कहानी सफल नहीं हुई। और एक कहानी है चंदा और सूरज की, उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव की कहानी है। उखड़े हुए लोग में सूरज और चंदा का इन दोनों के बीच प्रेम संबंध है। सूरज और चंदा का प्रेम होने के बाद चंदा की माँ को, चंदा के घर वालों को यह बात मान्य नहीं रहती कि इन दोनों का प्रेम विवाह हो, वो राजी नहीं होते इनकी प्रेम विवाह के लिए। तो चंदा की माँ उसकी शादी अपने मन से, अपने परिवार के लोगों के मन से कहीं और करा देती है। तो सूरज को यह बात सहन नहीं होती, दुखी हो जाता और वो इतना अपने प्रेम में इतना भग्न हो जाता कि मतलब न प्रेमी हो जाता। और दूसरी एक बात है आवारा ना बन, मैत्री पुष्पा की कहानी है। उसमें नीलू अपनी माँ से जिद करती है कि उसको बॉक्सिंग की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो नीलू की माँ उसको परमिशन नहीं देती और वो बार बार नीलू जिद करती है। तो नीलू की माँ नीलू से कहती है अपने पापा की परमिशन लिए बगैर मैं तुझे परमिशन नहीं दूंगी, उनसे पूछे बगैर कोई बात नहीं होती। तो नीलू अपनी माँ को जिद करती है कि पापा से फोन लगा के बात कीजिए और परमिशन लो। नीलू की माँ पापा से फोन लगाती है, नीलू के पापा साफ इनकार करते हैं। तो उसमें ऐसा दिखाया कि अभी भी मतलब महिलाएं अपने घर में या फिर फैमिली में जो पति कहता है, जो पति डिसीजन लेता है उसके ऊपर ही चलती है। महिलाओं को अपना खुद का डिसीजन लेने का मतलब पाबंदी है, नहीं ले सकती, उनके ऊपर कुछ बंधन है। सदी में हिंदी कहानियों के साहित्य में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को अपने दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। 21वीं सदी में मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं का चित्रण प्रभावी रूप में हुआ है, उसी का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबंध की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह अनुशीलन युगीन संदर्भों में रखकर प्रस्तुत किया गया है। 21वीं सदी में स्त्री विमर्श पर समाज में विस्तृत चर्चा हो रही है। सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, कानून, साहित्य आदि क्षेत्रों में स्त्री विषयक सोच, विचार, तर्क वितर्क चल रहा है। स्त्रियों के दामन के विविध रूपों का अध्ययन करना ही नारीवाद का मुख्य लक्ष्य है। पितृसत्ता द्वारा बनाए गए मानदंड आज भी समाज में यथावत है। इसके पीछे धार्मिक संहिता की मुख्य भूमिका रही है। रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ भी पितृसत्ता मूल्यों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए आज भी नारी का जीवन सुलगते प्रश्नों का पर्याय बन गया है। स्त्री अपने हजारों वर्षों के संघर्ष के बीच से दुनिया में अब नई छवियां रच रही है। स्त्री के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे छिपे कारणों का उद्घाटन आज साहित्य के द्वारा स्त्री विमर्श के रूप में हासिल हो रहे हैं। साहित्य के माध्यम से मानव जीवन का सत्य उद्घाटित होता है, वह स्त्री की संवेदना के बिना अधूरा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में आज से
प्राचीन भारतीय साहित्य से लेकर आज तक नारी साहित्य का केंद्र बिंदु बनी हुई है। काल के अनुरूप स्त्री के जीवन में होने वाले परिवर्तनों का ज्वलंत दस्तावेज साहित्य है। प्राचीन साहित्य के अनुसार स्त्री सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, तपस्विनी वीरांगना, पतिपारायणा और पुरुष की प्रेरणा का स्रोत है। रीतिकालीन साहित्यकार नारी जीवन के व्यापक रूपों को देख न पाए। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी साहित्य में सदी में हिंदी कहानियों के साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को अपने दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। 21वीं सदी में मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं का चित्रण प्रभावी रूप में हुआ है, उसी का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबंध की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह अनुशीलन युगीन संदर्भों में रखकर प्रस्तुत किया गया है। 21वीं सदी में स्त्री विमर्श पर समाज में विस्तृत चर्चा हो रही है। सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, कानून, साहित्य आदि क्षेत्रों में स्त्री विषयक सोच, विचार, तर्क वितर्क चल रहा है। स्त्रियों के दामन के विविध रूपों का अध्ययन करना ही नारीवाद का मुख्य लक्ष्य है। पितृसत्ता द्वारा बनाए गए मानदंड आज भी समाज में यथावत है। इसके पीछे धार्मिक संहिता की मुख्य भूमिका रही है। रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ भी पितृसत्ता मूल्यों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए आज भी नारी का जीवन सुलगते प्रश्नों का पर्याय बन गया है। स्त्री अपने हजारों वर्षों के संघर्ष के बीच से दुनिया में अब नई छवियां रच रही है। स्त्री के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे छिपे कारणों का उद्घाटन आज साहित्य के द्वारा स्त्री विमर्श के रूप में हासिल हो रहे हैं। साहित्य के माध्यम से मानव जीवन का सत्य उद्घाटित होता है। वह स्त्री की संवेदना के बिना अधूरा है। प्राचीन भारतीय साहित्य से लेकर आज तक नारी साहित्य का केंद्र बिंदु बनी हुई है। काल के अनुरूप स्त्री के जीवन में होने वाले परिवर्तनों का ज्वलंत दस्तावेज साहित्य है। प्राचीन साहित्य के अनुसार स्त्री सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, तपस्विनी वीरांगना, पतिपारायणा और पुरुष की प्रेरणा का स्रोत है। रीतिकालीन साहित्यकार नारी जीवन के व्यापक रूपों को देख न पाए। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी साहित्य तिच्यावर काय अन्याय झाला, तुला काय न्याय मिळाला किंवा तिच्यावर काय आर्थिक, सामाजिक, स्वभावाची स्थिती कशी आहे हे लोकांनी मांडलेल्या कहाणीचं मॅडमने अध्ययन केलेलं आहे। त्यांचा जे प्री व्हायवा आपण त्याला म्हणतो की पूर्व आपली इंटरनल परीक्षा असते की तशी परीक्षा आहे, फायनल पूर्ण असते। आता यात काय होतं हे मॅडम आपल्यासमोर मांडतात। मांडल्यानंतर आपण ह्यांना प्रश्न विचारायचे, आपल्याला बरं वाटलं तर ते स्वीकारायचं, नाही वाटलं तर दुरुस्त्या सुचवायच्या आणि मग ते सगळ्या दुरुस्त झाल्यानंतर मग आपण त्यांचा शेवटचा ठीक आहे फक्त स्पायरल घेतली आपण, याच्यामध्ये दुरुस्त्या होतात आणि दुरुस्त्या झाल्यानंतर मग त्याचं फायनल आपण स्पायरल पुस्तक कसं करतो आणि मग त्याचा व्हायवा होतो। हे तुम्हाला माहीत असावं मुलांना, म्हणून तुम्ही फक्त असं न करू की गपचूप ऐकून घ्या, ह्यांना विचारा की प्रश्न, तुम्ही फक्त खाली मारून मोबाईल ये काम कर दिया है, लेकिन इस विषय के अनुरूप इसमें से कुछ चीज़ें जो छूट जाती है उन चीज़ों को यहाँ पर रेखांकित किया जाता है। उसके अनुसार उन बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपना शोध फिर से इस प्रकार से करें और फिर पीएचडी के लिए अपना शोध प्रबंध विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रस्तुत करें। मैंने उनका, मुझे लगता है एक एक शब्द उसका पढ़ा है, वहाँ पर मैंने उसमें कहीं बहुत सारी टीकाएँ दी है। समय इलेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा समय था, मैंने उन्हें पहले ही स्पायरल भेज दिया था। उन्होंने वो जो भी प्रूफ वगैरह है वो फिर से टंकन के लिए दिया है, इसलिए उन्होंने लेकर नहीं आ सकी है। उनका दूसरा जो प्रत थी वो मेरे पास थी और मैंने उसमें से कुछ एक चीज़ों को यहाँ पर रेखांकित किया है। इनका जो विषय है, विषय बहुत अच्छा विषय है। मुझे लगता है कि आज के दौर के जितने भी अध्यापक हैं वे लोग इस विषय को लेकर या इससे संबंधित पढ़कर ही आगे चलकर अपना अध्ययन करते हैं। 21वीं सदी जो आज की सदी है, इस सदी के पहले दशक का इन्होंने कहानी साहित्य लिया है और भारतीय, अगर हम परिवेश को देखें, भारतीय साहित्य को देखें और भारतीय साहित्य के अंतर्गत अगर हम हिंदी साहित्य को देखें तो हिंदी साहित्य का जो दौर रहा है यह 3 भागों में विभाजित हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि प्रेमचंद पूर्व या आज़ादी के पूर्व, स्वातंत्र पूर्व हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, स्वातंत्र के बाद का हिंदी कहानी साहित्य और अभी का 21वीं सदी का हिंदी कहानी साहित्य। उन्होंने इन तीनों भी विषयों को, तीनों आयामों को अपने इस शोध के अंतर्गत छुआ है, क्योंकि पूरा की पूरा काम करना ये किसी भी संशोधक के लिए अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हजारों कहानियां लिखी गई हैं
और इन हजारों कहानियों पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन तत्कालीन समय की कुछ चीजों को, कुछ कहानियों को हम छोड़ भी नहीं सकते। इनका जो पहला ही विषय, पहला शोध का जो अध्याय है वह है हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श। इस अध्याय के अंतर्गत इन्होंने आरंभ में बताने की कोशिश की है कि स्त्री विमर्श किसे कहते हैं। बोलना और छात्रों के सामने बोलना, और यहाँ पर कोई खड़ा पीछे कोई अध्यापक है, अब मैं तज्ञ तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े बहुत पढ़े हुए हम लोगों के सामने बोलना और थोड़ा सा डर दिल में पैदा हो जाता है। और उनकी उम्र भी उतनी नहीं है कि बहुत सारे बोल सके, तो उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, काम अच्छा किया है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद दूंगा। लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि अध्यापक अगर लिखेगा तो वो वहां पर उसे सफल अध्यापक नहीं कह सकते। बिना लिखे भी अगर आप बोल सकते हैं और छात्रों को 45 मिनट तक स्तब्ध करके रख सकते हैं, और आपके तासिका आने तक अगर छात्र इंतजार करते हैं, तो मुझे लगता है वह एक सफल अध्यापक है। इसलिए आप बोलना सीखें, बोलते रहना चाहिए, भले ही गलती हो सकती है, जो बोलेगा उसी की गलती होगी। आप बोलेंगे ही नहीं तो गलत कैसे होगा? हो सकता है कि आपके बोलने में कुछ मराठी शब्द आए, कुछ अंग्रेजी शब्द आएंगे। बोलते बोलते हम बोलते तो है, कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज ला चालू, मराठी में बोले, अगर कॉलेज बोले तो उसके लिए अगर माफी है, तो हिंदी में भी आप कॉलेज कहिए, या जा रहा हूँ के लिए चालू बोलिए, हो जाता है। क्योंकि आप अगर बोल लेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, तभी आपकी भाषा सहज हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के अंग्रेजी के शब्दों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो वो अच्छा वक्ता है। यहाँ उपस्थित हूँ। अभी अभी मेरे मित्र ने बहुत सारी बातें बताई है, और जब मैं एक मार्गदर्शक के रूप में मैं अगर कहूँ तो स्त्री विमर्श के बारे में जब मैं जांच रहा था, कहानियाँ देख रहा था, पढ़ रहा था, तो बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है, हमारी माँ, बहन, बेटी, छात्र, छात्राएँ, इन सबको पढ़ने के बाद मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत सारी बातें जो हम जानते नहीं है वे हमें पता लग गई है कि समाज में किस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। और जैसे कहा जाता है कि जैसा जीवन होता है वैसे अनुभूति होती है, और जैसे अनुभूति होती है वैसे अभिव्यक्ति होती है। हम जिस समय जीवन जीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। और इन कहानियों पर भी 21वीं सदी के प्रथम दशक में 2001 से 2010 तक इतने परिवर्तन हुए हैं स्त्रियों में। जैसे अभी एक सर ने सवाल पूछा था सक्षमीकरण का, बहुत ऐसी कहानियां हैं जिसमें बदलाव हुआ है। जैसे पहले पति जैसा भी हो, पति बेवड़ा हो, मारने वाला हो, कुछ भी हो, उसको पति परमेश्वर कहते थे। लेकिन इस कहानियों की स्थिति बदल गई है, वो उसे साफ साफ कहते। जैसे हमारे छात्रा को बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, प्रमोशन कहानी जैसे उन्होंने कहा कि वो पति जो शक करता है, वो कहता है कि या तो तुम नौकरी करो या तो मुझे छोड़ दो। तो वो जो नायिका वो कहती है कि नौकरी छोड़ने से तो अच्छा है कि जो व्यक्ति मुझसे शक करता है उसे ही छोड़ दूं। ये परिवर्तन, ये सक्षमीकरण हुआ है। और आजकल पहले के जैसा कैसा भी हो पति पर परमेश्वर ऐसा कहने के समय अभी नहीं है। जो परिस्थितियाँ हैं बहुत बदलती गई है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बातें मिर्जा सर ने भी बताई है। मैं बस सबको धन्यवाद देता हूँ। गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज पहली बार इस महाविद्यालय में आने का, बोलने का अवसर मिला। और सबसे दूसरी खुशी की बात है, इतने गौरवशाली महाविद्यालय की उन्होंने छात्रा रह चुकी है। और वो एक अच्छे, क्योंकि मराठवाड़ा ने महाराष्ट्र में इस महाविद्यालय का नाम है, और ऐसे महाविद्यालय के छात्र होना ही होते हैं और है, रहेंगे भी। सिर्फ कभी कभी जो बोलने में दिक्कत होती है मेरे ज़्यादा, यहाँ आने के बाद जब बोलते तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। यही मेरे छात्र के साथ हुआ होगा। मैं समझता हूँ आप उसे माफ़ कर देंगे। आने वाले समय में जो जो त्रुटियाँ इन्होंने बताई है, हम उसको दुरुस्त करके फिर से अच्छा शुद्ध प्रबंध प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।